A very warm welcome to all my students. आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इम्यूनो डिफिशियंसी। तो हमने पहले लेक्चर्स में क्या देखा, ऑटो इम्यून के बारे में देखा, कैसे ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होता है। ओके, जहाँ पे हमारे खुद के ही एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। और हमने ऑटो इम्यून डिजीज देखे। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखा। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जब हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रिस्पांस दिखाता है तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है वो होते हैं। फिर ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है या ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हमारे एंटीबॉडीज या हमारे जो इम्यून सेल्स है हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी दिखाते हैं, सेल्फ इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इम्यूनो डिफिशियंसी। जब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होगी या जो हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगर उसकी डिफिशियंसी होगी तो उससे क्या होता है। तो इम्यून डिफिशियंसी क्या होता है, overt failures of the immune system leave the affected individual with a reduced ability to resist infection। जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, ओके, तो उससे क्या होता है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिसका इम्यून सिस्टम क्या है, फेल हो गया है, तो उसमें क्या हो जाती है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। सो हम ऑटो इम्यूनोडिफिशियंसी को ऐसे बोल सकते हैं व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी इन आवर इम्यून सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली, सो दैट इज कॉल्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, तो कोई भी इम्यून मॉलिक्यूल या कंपोनेंट में डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि हमारे बी सेल्स अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, अगर हमारे टी सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, अगर इन टी सेल्स की डिफिशियंसी हो रही है सेल में, अगर बी सेल्स की डिफिशियंसी हो रही है, अगर कंप्लीमेंट सिस्टम की डिफिशियंसी हो रही है, कंप्लीमेंट सिस्टम अगर उसकी डिफिशियंसी हो रही है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि जो हमारे फेगोसिटिक सेल्स है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, तो अगर वो प्रॉपरली फेगोसाइटोसिस नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। ठीक है, या वहां पे हम इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ जाता है। ओके, जिसकी वजह से जो पर्सन है दे आर वेरी ससेप्टेबल टू माइनर इन्फेक्शंस। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन उसको इजीली हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा या हमारा इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर होगा और हमारे इम्यून सिस्टम से वो इस्केप कर जाएगा और हमको इंजरी पहुंचाएगा। ओके, सो इम्यून डिफिशिएंसी immune deficiency disease are conditions where the defense mechanism of the body are impaired, leading to repeated microbial infections or varying severity and sometimes enhanced susceptibility to malignancies। ओके, तो क्या होता है, तो अगर इस तरीके से इम्यूनो डिफिशियंसी अगर किसी इंसान में डेवलप हो जाता है तो इम्यूनो डिफिशियंसी जो डिजीज है उसमें डेवलप हो जाएगा। तो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसमें जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, जिससे जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में होते रहता है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारे इन्फेक्शन से हम गुजर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ वेरिंग सेवेरिटी एंड समटाइम्स इनहेंस ससेप्टेबिलिटी टू मैलिग्नेंसीज। तो कभी कभार अगर वो इन ये जो इन्फेक्शन से बार बार हमारे बॉडी में अगर वो हमको इन्फेक्ट कर रहा है तो उससे हमारे बॉडी में बहुत बड़ी मेलिग्नेंसीज भी डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो वो लिथल भी हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओके, सो डिफिशियंसी ऑफ इम्यून मैकेनिज्म में इन्वॉल्व स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म सच एज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बोथ।
तो जो डिफिशियंसी होती है इम्यून सिस्टम में, तो उसमें या तो स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म होगा, जैसे कि या तो वो सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी को उसने क्या किया है, उसने इन्फेक्ट किया है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी की डिफिशियंसी होगी, या सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसकी डिफिशियंसी होगी, जिसमें मेनली टी सेल्स, बी सेल्स, या जो भी मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसिटिक सेल्स है, वो इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमरल में आपको पता है मेनली बी सेल्स इन्वॉल्व होगा, और बी सेल्स अगर इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, मीन्स वहाँ पे एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी। जब एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो डिफिशियंसी है इम्यून मैकेनिज्म में, या तो वो ह्यूमरल हो सकता है, या तो वो सेल मीडिएट हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ओके। और नॉन स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म, या तो नॉन स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इम्यूनिटी में, जैसे कि फेगोसाइटोसिस है या कंप्लीमेंट सिस्टम है। तो अगर उनमें भी कमी हो तो इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो सकती है, ओके। सो ये जो कमियां होंगी ह्यूमरल में या सेल मीडिएटेड में, या तो फेगोसाइटोसिस में या कंप्लीमेंट सिस्टम में, तो ये क्या करता है, इट प्रमोट एंड एक्ट इन कंजुगेशन विद स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म। तो ये क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट एंड एक्ट इन कंजंक्शन विद स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म। तो अगर इनमें डिफिशियंसी हो गई तो कुछ हमारे इम्यून मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, ओके। सो जो इम्यून डिफिशियंसीज है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑकर इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। तो जो इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप होगी हमारे बॉडी में, तो वो दो तरीकों से होती है। पहला, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रीडिस्पोज पेशेंट्स टू रिकरेंट इन्फेक्शन, ओके। तो जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर जब डेवलप होगा हमारे बॉडी में, तो वो क्या करेगा, जो पेशेंट है या हमको, अगर हमारे में इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप होगी, तो जो इन्फेक्शन एक बार हमारे बॉडी में एंटर हो गई तो हम उसी इन्फेक्शन के लिए फिर से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, फिर से हमारे बॉडी में वो रिएक्शंस होंगे उस पर्टिकुलर इसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, ओके। सो द टाइप ऑफ इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इज यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इज डिफिशिएंट, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन है वो क्या है, मेनली डेवलप क्यों होता है, बिकॉज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इज डिफिशिएंट। तो ये इन्फेक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक आर्म है इम्यून सिस्टम का वो क्या है, वो डिफिशिएंट है। क्योंकि देखो एक बार अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, एक माइक्रो हमारे बॉडी में एंटर हुए, तो उसके अगेंस्ट जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, या टी सेल्स है वो टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल प्रोड्यूस करेंगे, ओके। देन जो माइक्रोब ऑलरेडी हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, तो जो जो हमारा टी सेल्स है वो भी एक मेमोरी रखता है, और जो बी सेल्स है वो भी एक मेमोरी रखता है कि इन फ्यूचर अगर वही माइक्रोब हमारे बॉडी में फिर से एंटर करे तो एकदम से उसको रिएक्ट किया जाए, ठीक है। बट अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि जो इफेक्टर आर्म है वो क्या है, वो डिफेक्टेड है, ठीक है। या तो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो डिफेक्टेड है, या तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिफेक्टेड है, क्योंकि वो माइक्रोब ऑलरेडी हमारे बॉडी में एंटर हो चुका था, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। बट अगर वो फिर से हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है तो उस टाइम पे फिर इम्यून सिस्टम को इतना टाइम नहीं लगता है, एकदम से वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। बट अगर वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर से हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा एक आर्म है, चाहे वो बी सेल्स हो या चाहे वो टी सेल से रिलेटेड हो, दोनों क्या है, इफेक्टेड है। या तो बी सेल इफेक्टेड होगा या तो टी सेल इफेक्टेड होगा, ओके। सो defect in humoral immunity leads to increased susceptibility to bacterial infection। तो अगर हमारे ह्यूमरल एंटीबॉडी में या ह्यूमरल इम्यूनिटी में सॉरी ह्यूमरल इम्यूनिटी में डिफेक्ट होगा, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इजीली हो सकता है, ओके। क्योंकि जो ये एंटीबॉडीज है दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट कब होंगे, जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर होता है। तो अगर बी सेल्स या जो जिसको हम ह्यूमरल एंटीबॉडी बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, अगर वो डिफेक्टेड होगा, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारी बॉडी है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या है, ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मींस इजीली हमको वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। अगर दूसरा केस है, अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिफेक्टेड होगा, ठीक है, जो टी सेल्स या टी हेल्पर सेल है
या अगर हम बात करेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, अगर वो डिफेक्टेड होंगे या अगर उनकी कमी होगी तो क्या होगा, टू वायरल एंड फंक्शन इन्फेक्शन। अगर इनकी कमी होगी तो हमारी बॉडी होगी ससेप्टेबल, ससेप्टेबल किसके लिए, वायरल इन्फेक्शंस के लिए और फंगल इन्फेक्शंस के लिए। So the virus and the fungus can easily attack our body if our T helper cell and T cells are defected or they are deficient. Okay, and if the B cell is deficient, which we call that humoral immunity, if it is deficient, then our body is susceptible, or our uh, we are susceptible to the bacterial infection. Okay, then if our phagocytic cell is deficient, okay, or there is defect in our phagocytic cell, then pyogenic organism can easily attack our body. Okay, जो भी ये पस फॉर्म करते हैं जो बैक्टीरिया, तो वो इजीली हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, और अगर कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इजीली हमारे बॉडी को अटैक कर सकता है एंड ऑटो इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी में डेवलप हो सकती है अगर कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो ये जो चार है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ आवर इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक है ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम CMI भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो फैगोसिटिक सेल्स है, ये चार जो कंपोनेंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अवर इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। तो इनमें से किसी को भी अगर इन्फेक्शन हुआ या कोई भी अगर डिफिशिएंट हुआ, तो हमारे बॉडी में, our body susceptible to various microorganism, whether it's bacteria or virus or fungus or any pyogenic organism. Okay, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, क्योंकि इम्यून सिस्टम में क्या हो गया, डिफिशियंसी हो रही है। ओके, सो इम्यून डिफिशियंसी disorders are called primary when the deficiency is cause of the disease, and secondary when the deficiency is result of other disease or the effect of treatment of regimes। तो क्या होता है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो इम्यूनो डिफिशियंसी है उसको हम दो ब्रॉड क्लास में डिवाइड करेंगे। किसमें, एक है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी IDF एंड सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी। तो दो क्लासेस में हम इसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, दो ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी क्या होता है, अगर इनबॉर्न या आप हेरिडिटरी या जेनेटिकली आपकी जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी, वो डिफिशिएंट होगी। ठीक है, ऑलरेडी जेनेटिकली या आपके जीन्स में पर्टिकुलर टी सेल्स या बी सेल्स या चाहे फेगोसिटिक सेल्स हो, उनके लिए प्रॉपर जीन्स प्रेजेंट नहीं है या वो जीन्स डिफेक्टेड होंगे, तो उसके वजह से आपके बॉडी में डिजीज डेवलप होगा। ठीक है, आपके बॉडी में डिफिशियंसी है और इस डिफिशियंसी की वजह से आपके बॉडी में डिजीज डेवलप होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, इसका मतलब ये है कि जो आपके जीन्स है वो नॉर्मल नहीं होंगे। जब जीन्स डिफेक्टेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, चाहे वो टी सेल प्रोड्यूस होगा, चाहे वो बी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो फेगोसिटिक सेल्स होंगे, या चाहे वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगे, तो वो इसी जीन्स से फॉर्म होते हैं। अगर जीन्स डिफेक्टेड होगा इनबॉर्न या आप फिटल लाइफ में जब हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो डिफिशिएंट होगा। जब इम्यून सिस्टम आपका इनबॉर्न या कॉन्जेनाइटली डिफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो और आप में कोई भी डिजीज डेवलप हो सकता है। ओके, दूसरा है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये क्या होता है, ये डिजीज की वजह से होता है। किसकी वजह से, पहले आपके बॉडी में डिजीज डेवलप होगा, उसके बाद उस डिजीज से क्या हो जाता है, उस डिजीज से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एड्स का। ठीक है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी को वो जो वायरस है, HIV वायरस, वो इन्फेक्ट करता है। HIV वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है, आपके जो टी सेल्स है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जब टी सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। जब बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या होगा, जब बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे
तो जो आपका इम्यून सिस्टम है या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, जिसको हम इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं। तो उस डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, जो एक डिजीज की वजह से होता है, डिजीज से डिफिशियंसी होगी तो हम सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं। अगर डिजीज डिफिशियंसी से डिजीज हो रहा है तो दैट इज प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिजीज से हो, दूसरे रीजंस भी है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है दैट इज ट्रीटमेंट रिजाइम्स। अगर हम उसको कीमोथेरेपी करें तो उससे भी हमारे बहुत सारे जो इम्यून सिस्टम सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हम हमारे बॉडी में इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो जाती है। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी। होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा, प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी और सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी। देन हम देखेंगे अब प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक जेनेटिक और कॉन्जिनाइटल इंट्रिंसिक जेनेटिक और कॉन्जिनाइटल डिफेक्ट के। जो क्या है इंट्रिंसिक जेनेटिक? तो यह आपके जीन्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो डिफिशियंसी आपकी जीन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके जीन्स में वो जो प्रोटीन्स जो इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो डिफेक्टेड होंगे, या आप बाय बर्थ आप में वो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, ओके, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आप कंजेनाइटल आप में वो डिफेक्ट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी उसको कहते हैं। ठीक है, ओवर 100 प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज आर नोन इन ह्यूमंस। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो कम से कम 100 प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी ह्यूमंस में अब तक रिपोर्ट किया गया है। ओके, एंड द स्पेसिफिक डिफेक्टिव जीन्स आर नोन फॉर मेनी ऑफ देम। और हमें जीन्स भी पता है जिसमें डिफेक्ट होने की वजह से ये जो इम्यूनो डिफिशियंसी वो डेवलप होती है। तो बहुत सारे ऐसे जीन्स है जिनके बारे में पता हुआ है कि इनकी वजह से ये जो डिजीज है इम्यूनो डिफिशियंसी है वो कॉज होती है, मेनली प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, so defects causing primary immune deficiency occurs in various cell lineages affecting different sets of cell molecules। तो ये जो डिफेक्ट्स है जो प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसीज कॉज करता है, तो बहुत सारे सेल सेल लाइनेजेस में हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं थाइमस नहीं है, बी सेल्स नहीं है, टी सेल्स नहीं है। ओके, या इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स फॉर्म नहीं हो रहे, या हम ऐसा बोल सकते हैं टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो जो कितने इंपॉर्टेंट है अगर वो डिफेक्टेड है, या बी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो डिफेक्टेड है, या एमएचसी मॉलिक्यूल्स है वो डिफेक्टेड है, तो उससे जो प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी है वो डेवलप हो सकती है। ओके, देन दूसरा है सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी। ठीक है, तो सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसीज क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर हुआ है, या थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स, या कोई हम कैंसर के जो ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई हम थेरेपी यूज करते हैं, या माल न्यूट्रिशन, इससे भी डेवलप हो सकता है। सो दे मे ऑकर एट एनी टाइम ऑफ लाइफ डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द एक्सपोजर टू द पॉजिटिव फैक्टर ऑकर्स। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है? इट इज कंजेनाइटल, बाय बर्थ आपके बॉडी में ये प्रेजेंट होगा, या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस आप में ये डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। बट जो सेकेंडरी है वो लाइफ के किसी टाइम पे भी डेवलप हो सकता है, और मेनली वो डिपेंड करता है कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, जो मेनली ये जो सेकेंडरी इम्यूनिटी डिफिशियंसी डेवलप करती है, वो जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो कब आपके बॉडी के साथ एक्सपोज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 50 साल की उम्र में आपको कैंसर हो गया, तो आपको हम कीमोथेरेपी देंगे, तो इस कीमोथेरेपी से क्या हो गया? आपका जो इम्यून सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो हम बोलेंगे कि आपको 50 साल में ये जो सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी है वो डेवलप हो गई आप में। ओके, या फॉर एग्जांपल आपको 50 ईयर्स हो गए तो आप कुछ खा नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, तो हम बोलेंगे 50 ईयर्स में आप में इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो गई। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से एज में उस इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ आपका सामना होता है, या आप एक्सपोज होते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए। तो उससे अगर आपके बॉडी में इम्यून डिफिशियंसी डेवलप होगी तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी। ठीक है, तो इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, हम एग्जाम्पल लेंगे एचआईवी वायरस का। तो अगर आपको 60 साल की उम्र में एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो आप उसी उम्र में आप में इन्फेक्शन डेवलप हो गया। अगर आपको 15 साल की उम्र में आपके बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर हो गया, तो आप 15 साल के उम्र में आप में सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी डेवलप हो जाएगी।
Okay, so this is all about the primary immune deficiency and secondary immune deficiency. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज द प्राइमरी कंजेनाइटल इम्यून डिजीज. ठीक है. तो प्राइमरी या जिसको हम कंजेनाइटल इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है देखो. So defect causing primary immune deficiencies occur in various cell lineages such as combined lymphoid cell lineage. तो जो ये डिफेक्ट्स हैं जो में प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी कॉज करता है, वो बहुत सारे सेल्स में हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल दिया है कंबाइंड लिम्फोइड सेल लीनेज. तो जो लिम्फोइड सेल लीनेज है उसमें डेवलप हो सकता है, जो मेनली बी सेल्स और टी सेल्स डेवलप करता है, और जो नेचुरल किलर सेल्स है वो डेवलप करते हैं, तो उनमें डिफिशियंसी होगी. तो बी सेल्स डिफिशिएंट होंगे, टी सेल डिफिशिएंट होंगे, और एनके सेल्स डिफिशिएंट होंगे. ओके. या टी और बी सेल लाइनेज सेपरेटली, या बी सेल डिफेक्टेड होगा पर्टिकुलरली, या टी सेल डिफेक्टेड होगा. ठीक है. तो दोनों में से कोई भी एक डिफेक्टेड हो सकता है. ओके. देन लाइनेज प्रोड्यूसिंग फेगोसिटिक सेल्स, या उन सेल्स में जो मेनली फेगोसिटिक प्रोड्यूस करता है, जैसे कि माइलॉइड सेल्स है. माइलॉइड सेल्स आपको पता है हमारे जितने भी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस या ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट सब फॉर्म होते हैं. तो इसी माइलॉइड सेल से मैक्रोफेज फॉर्म होता है, और इसी माइलॉइड सेल से मोनोसाइट भी डेवलप होता है. मोनोसाइट अगर ब्लड में होगा तो मोनोसाइट, अगर टिश्यू में चला गया तो मैक्रोफेजेस. तो अगर वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो आपको फेगोसिटिक जो सिस्टम है वो वीक होगा. या नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. या सेल प्रोड्यूसिंग कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स, या उन सेल्स में जो कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि लीवर के सेल्स है. ओके. तो अगर उन सेल्स में डिफेक्ट होगा तो आप में प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसीज डेवलप हो सकती है. ओके. सो डिफेक्ट इन सेल्स ऑफ वन लाइनेज में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर लाइनेज दैट आर इंट्रिंसिकली नॉर्मल. तो कभी कभार अगर एक लाइनेज में भी डिफेक्ट हो गया तो वो दूसरे लाइनेज में भी डिफेक्ट कर सकता है, क्योंकि दूसरा लाइनेज तो नॉर्मल है. ठीक है, वो इंट्रिंसिकली नॉर्मल है, बट जो पहला लाइनेज है वो डिफेक्टेड है, तो उसका इफेक्ट इस दूसरे लाइनेज में भी हो सकता है. ये आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ. अगर हमारे बॉडी में टी सेल्स डिफेक्टेड है, क्या है, टी सेल्स डिफेक्टेड है, तो टी सेल्स डिफेक्टेड होंगे, तो जो बी सेल्स है, बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए हमें टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है. बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए हमें टी सेल्स क्या है, टी सेल्स इंपॉर्टेंट है. जब तक इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म नहीं होता तब तक बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होते या वो मैच्योर नहीं होते. ओके. तो बी सेल्स एक्टिवेशन के लिए हमको टी सेल्स चाहिए, और टी सेल्स एक्टिवेशन के लिए हमें थाइमस चाहिए. अगर थाइमस डिफेक्टेड होगा तो टी सेल्स तो नॉर्मल है, बट टी सेल्स यहाँ पे मेच्योर नहीं हो पाएंगे. और अगर टी सेल्स नॉर्मल है बट बी या सॉरी टी सेल्स डिफेक्टेड है और बी सेल्स नॉर्मल है, तो बी सेल्स भी क्या हो जाएंगे, उनपे भी इस टी सेल का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करता है. तो टी सेल्स अगर नॉर्मल नहीं होगा तो बी सेल्स को कैसे एक्टिवेट कर पाएगा. जब बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होगा तो वो फंक्शन कैसे करेगा. तो इसका कहने का मतलब यही है, अगर एक सेल लाइनेज में डिफेक्ट होगा तो वो दूसरे सेल लाइनेज पे भी इफेक्ट कर सकता है, उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है, हालांकि वो नॉर्मल होने के बावजूद भी. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट इज इफ द टी सेल इज abnormality in the T cell may prevent the activation of B cell. अगर हमारा B cell T cells क्या होंगे, abnormal होंगे. if T cells, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको डिलीट करो. if abnormality in T cells, तो यहां से कंटिन्यू है. if abnormality in T cells may prevent the activation of B cells that are otherwise normal. ठीक है. अगर एबनॉर्मलिटी हो गई किसमें, टी सेल्स में, तो बी सेल्स के एक्टिवेशन में
ये रोड़े डालेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं इट मे प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, तो बी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, हालांकि बी सेल्स क्या है, नॉर्मल है। तो ये जो सेंटेंस अभी हमने कहा तो वही यही है कि कुछ सेल्स नॉर्मल होने के बावजूद भी दूसरे सेल्स के एबनॉर्मल होने की वजह से वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते। ओके, सो द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स from different lineages may result in a single defect inhibiting multiple types of immune responses। तो ये जो इंटरेक्शन रहता है सेल्स के बीच में जो डिफरेंट लाइनेज से बिलोंग करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, एक सिंगल डिफेक्ट रिजल्ट होगा आपके बॉडी में, इनहिबिटिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, कि इनके इंटरेक्शन की वजह से। ओके, सो ऑटोसोमल जीन defects, whether recessive or dominant, affect both sexes equally. However, defective X-linked genes usually affects male far more frequently than female। तो मेनली क्या होता है, जो ऑटोसोमल जीन्स है वो डिफेक्टेड होगा। ठीक है, अगर ऑटोसोमल जीन्स अफेक्टेड होंगे, चाहे वो रिसेसिव ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है, तो वो दोनों सेक्सेस को इक्वली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो मेल और फीमेल में सेम रहता है, ठीक, क्योंकि पास दोनों के पास सेम ऑटोसोम्स है। बट अगर वो डिफेक्टिव एक्स लिंक्ड होगा तो मेल में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल में अगर एक कॉपी एक्स का होगा जो डिफेक्टेड होगा तो मेल में वो डिजीज आपको देखने को मिलेगा, डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। बट फीमेल में जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड नहीं होंगे तब तक वहां पे आपको डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर एक ही क्रोमोसोम क्या होगा, डिफेक्टेड होगा, तो दैट इज ए कैरियर, तो वहां पे नो डिफिशियंसी, आपको कोई भी डिफेक्ट या कोई डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्स लिंक जीन्स में मेल के ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस है एज कंपेयर टू द फीमेल। बट ऑटोसोमल होगा तो ऑटोसोमल में इस तरीके से फीमेल और मेल का सेम है, ये ऑटोसोमल है, यहाँ पे एक डिफेक्टेड होगा, यहाँ पे तो जितना मेल में चांसेस है इफेक्ट होने के, तो उतना फीमेल में भी है चांसेस वो जो डिजीज डेवलप होने के। ओके, तो मेनली ये जो जितने भी प्राइमरी ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होते हैं वो होता है मेनली जीन्स में डिफेक्ट होने के वजह से, डिफेक्ट इन द जीन्स। ठीक है, तो कौन से जीन्स जो मेनली इम्यून कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन बनाने के लिए जो जीन है। ओके, तो इम्यूनोग्लोबिन क्या आपको पता है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बनता है, आप सबको पता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि ये अगर इम्यूनोग्लोबिन के लिए जीन है और ये डिफेक्टेड है, ओके, यहाँ पे डिफेक्टेड है, तो डीएनए से क्या बनता है आपको पता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ओके, ये आरएनए बन गया। अब आरएनए से पता है आपको प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। अगर इम्यूनोग्लोबिन जीन का डिफेक्टेड होगा तो आरएनए डिफेक्टेड होगा, अगर आरएनए डिफेक्टेड होगा तो प्रोटीन डिफेक्टेड होगा, अगर प्रोटीन डिफेक्टेड होगा तो एंटीबॉडीज डिफेक्टेड होंगे, अगर एंटीबॉडीज डिफेक्टेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिफेक्टेड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफेक्ट्स जो इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो अगर स्टेम सेल्स में डिफिशियंसी हुई तो क्या होगा, तो आप सबको पता है जो भी हमारे इम्यून सेल्स फॉर्म होते हैं वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, मेनली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से। ठीक है, कहाँ से फॉर्म होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जैसे बी सेल्स हो, लिम्फाइट सेल्स हो, या लिम्फोसाइट्स हो, या प्लेटलेट्स हो, या जो भी मैक्रोफेजेस हैं या फेगोसिटिक सेल्स है, तो वो सब कहाँ से डेवलप होते हैं, वो होते हैं स्टेम सेल से। ओके, मेनली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो जो पहला डिफेक्ट है जो स्टेम सेल्स में होने की वजह से होता है जो डिफिशियंसी, उसको हम बोलते हैं एससीआईडी। एससीआईडी दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, एससीआईडी। तो इट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिफेक्ट्स इन द कंबाइंड lymphocyte lineage. It is not a single disease but a group of disease caused by different defects in individual genes responsible for the production of variable regions of immunoglobulins and T cell receptors highly susceptible to infection। ओके, तो SCID में क्या होता है, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है किसका, मेनली डिफेक्ट्स इन द कंबाइंड लिम्फोसाइट लाइनेज। ठीक है, तो कंबाइंड लिम्फोसाइट जो लाइनेज है उसमें उसमें डिफेक्ट होगा
तो ये जो डिजीज है वो डेवलप होगा. इट इज नॉट ए सिंगल डिजीज. और ये जो SCID है, इसका नाम ही देखो आप, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. कंबाइंड है, बहुत सारे डिजीज यहाँ पे डेवलप होंगे, बट अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट डिफेक्ट्स इन इंडिविजुअल genes responsible for the production of variable region of immunoglobulins and T cell receptor. तो मेनली जो वेरिएबल रीजन आपको पता है, दैट इज द वेरिएबल, ये इस तरीके से आपको पता है, वेरिएबल रीजन रहता है एंड यहाँ पे कांस्टेंट रीजन रहते हैं. ये जो आर्म्स हैं, इस पे शॉर्ट आर्म और हेवी चेन के मैंने जो फैब रीजन है एंटीबॉडी, तो वहां पे वेरिएबल रीजन रहते हैं. ठीक है, वेरिएबल रीजन. तो ये जो SCID क्यों डेवलप होती है, अगर ये जो वेरिएबल रीजन है, ये जो दिख रहा है आपको वेरिएबल रीजन, तो अगर ये जो वेरिएबल रीजन है, अगर उसके जीन्स में क्या होगा, डिफेक्ट होगा, जो ये जो वेरिएबल रीजन जिस जीन से बनता है, अगर उसमें डिफेक्ट होगा, और साथ में जो टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं, देखो टी सेल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं, CD8 है, CD4 है. ओके, इसी तरीके से TCR है, टी सेल रिसेप्टर्स. अगर उनमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा, उनके जीन्स में डिफेक्ट होगा, तो कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी उस पर्टिकुलर बंदे में डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, क्योंकि अगर जो टी सेल्स है वो डिफेक्टेड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी सेल्स नॉर्मल भी होंगे, तो वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं करेगा. अगर वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस उसने किया भी, तो क्या होगा, उसका जो वेरिएबल रीजन है वो प्रॉपर नहीं है, तो इम्यूनोग्लोबिन किसी भी एंटीजेंस के साथ बाइंड नहीं होगा, तो उससे एक पर्टिकुलर डिजीज तो डेवलप नहीं होगा, बट बल्कि वहां पे बहुत सारे डिजीज डेवलप होंगे ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द लिम्फोसाइट लाइनेज. ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड. ठीक है, कंबाइंड मींस पूरा कंबाइन होके इम्यूनो डिफिशियंसी. ओके, देन जो दूसरा है, दैट इज द एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी. ओके, तो इसमें क्या होता है, मेनली इट इज ड्यू टू द इम्पेयर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो अगर जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि एडेनिन या गुआनिन, अगर ये फॉर्म होते हैं जिस मैकेनिज्म से, अगर इनके फॉर्मेशन में वो क्या होगा, डिफेक्टेड होगा. ठीक है, जो वो मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो डिफेक्टेड होगा, तो ये जो एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी है वो डेवलप हो जाएगी. ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा है एडिनोसिन डीएमाइनेज. मेनली वो क्या करता है, एडिनोसिन से जो एमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव करता है. ओके, तो वो जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमाइनेज, अगर ये एंजाइम डिफेक्टेड होगा, तो जो एडिनोसिन्स हैं वो फॉर्म नहीं होंगे. जब वो एडिनोसिन फॉर्म नहीं होगा, तो वहां पे कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या हो जाएंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, या वहां पे वो एक्युमुलेट हो जाएंगे. तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या करता है, इट कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ द बी सेल. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बी सेल्स और टी सेल्स है, उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है, और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो फॉर्म नहीं हो रहा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, दैट इज द डी एडेनोसिन डीएमाइनेज. तो जो मेटाबॉलिज्म है वो बीच रास्ते में ही रुक रहा है. ठीक है, तो बीच रास्ते में जो intermediates form होते हैं, they form a toxic, they act as a toxic metabolite uh, which causes the depletion of T cells and B cells. T cells और B cells डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जिनके वजह से इनका नंबर कम हो जाएगा, और उनका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है. ओके, सो इम्यूनोग्लोबिन लेवल डिक्रीज, तो जब बी सेल्स कम हो जाएंगे तो इम्यूनोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड हाई ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, तो ये भी डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए क्या रहते हैं, वो हाईली ससेप्टेबल रहते हैं. ओके, देन उसके बाद जो थर्ड है, तो which is also a congenital, it is ataxia telangiectasia. Okay, ये एक अलग वो है डिजीज है, which is also caused by the stem cell defect. ठीक है, तो जिसको हम ATM भी बोलते हैं, AT. ठीक है, ATM मेनली जो डीएनए रिपेयर के साथ वो एसोसिएटेड है. सो डीएनए रिपेयर affected and variable signs including ataxia and telangiectasia. ठीक है, problems with balance and
वाइडेंड स्मॉल कैपिलरीज। ओके, तो यहाँ पे ये जो एटेक्सिया टेलेंगेक्टेशिया है वो मेनली डेवलप होता है कब, जब आपका जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो क्या है, वो डिफेक्टेड है। ओके, तो अगर आपका डीएनए रिपेयर सिस्टम डिफेक्टेड होगा तो आपके बॉडी में ये जो रीजन, ये जो सिम्टम्स है, जो डिजीज है वो डेवलप होगा, दैट इज एटेक्सिया एंड टेलेंगेक्टेशिया। तो इसमें क्या होता है, जो बैलेंस है उसके साथ प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हो, और मेनली जो कैपिलरीज हैं वो बड़े होते हैं, वाइडन होते हैं, बट दे आर स्मॉल। ओके, देन occurs at varying ages in and in varying functions, T cell number and immunoglobulin levels में डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, तो ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो डिफरेंट एजेस पे ये डेवलप हो सकता है, और जो फंक्शंस हैं मेनली डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस को वो इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि टी सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन के लेवल है, मेनली इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, उसका लेवल कम हो जाएगा, और जो बी सेल्स है उसका नंबर भी क्या हो जाएगा, वो या तो वो कम हो जाएगा या तो वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज वो डेवलप होंगे, एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर फ्रीक्वेंटली फाउंड। तो ऑटो एंटीबॉडीज एटेक्सिया टेलेंगेक्टेशिया में डेवलप होगा, और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है वो भी आपको देखने को मिलेगी। हाई ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन विद फ्रीक्वेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। तो जिसको ये एटेक्सिया टेलेंगेक्टेशिया हुआ है उस वो हाईली ससेप्टेबल है किसके लिए, इन्फेक्शंस के लिए, और मेनली उसमें जो साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस है, जो लंग्स के इन्फेक्शंस है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो एटेक्सिया टेलेंगेक्टेशिया हैज बीन ग्रुप्ड विद ब्लूम सिंड्रोम एंड फेकोनिस एनीमिया। तो जो एटेक्सिया टेलेंगेशिया है तो उसमें मेनली उसको ग्रुप किया गया है किसमें, ब्लूम सिंड्रोम में और फेकोनिस एनीमिया में, बोथ ऑफ विच शो सिमिलर वेरिएबल इम्यून डिफिशियंसी एंड ससेप्टेबिलिटी टू डीएनए डैमेज। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो ये दोनों सिंड्रोम्स है, दैट इज द ब्लूम सिंड्रोम और फेकोनी एनीमिया, तो दोनों का जो डिफिशियंसी है, दोनों के जो सिमिलरिटी है, बोथ शो सेम वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसीज, दोनों में सेम डिफिशियंसीज, इम्यून डिफिशियंसी देखने को मिलती है, और दोनों क्या है, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू डीएनए डैमेज, ठीक है। तो उनमें जो डीएनए है वो इजीली डैमेज हो सकता है, और डीएनए रिपेयर भी नहीं होता है। ओके, तो ये है अनदर डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द स्टेम सेल्स। ओके, देन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। ओके, तो ये सिंड्रोम क्या है, दिस सिंड्रोम शोज अ क्लासिक ट्रायड ऑफ symptoms, tendency to bleed due to thrombocytopenia and small platelet size, recurrent bacterial infections and allergic reaction। तो ये क्या है, ये एक क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स ये शो करता है, ठीक है। तो उसमें ब्लीडिंग होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मींस जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, और जो प्लेटलेट अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका साइज बहुत ही कम होता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर पाते हैं, एंड रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उनमें बहुत जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है, बार बार वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो होती रहती है। ओके, एंड एलर्जिक रिएक्शन, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलता है, बैक्टीरियल रिएक्शन भी देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है, और साथ साथ में जो ब्लीडिंग है वो भी देखने को मिलता है, ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स है, उनका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और उनका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो इम्यूनोग्लोबिन जी है उनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, किसमें, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में, ठीक है। तो मेनली ये जो टी सेल्स है, बी सेल्स है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड प्लेटलेट्स एबनॉर्मल एंड रिड्यूस्ड इन नंबर, जो प्लेटलेट्स है वो क्या होंगे, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, नंबर में कम होंगे, और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, स्पेशली टू स्टेप ऑरियस, ठीक है, जो ये बैक्टीरिया है स्टेप ऑरियस, उसके लिए जो हमारा बॉडी है वो क्या होगा, ससेप्टेबल होगा, मेनली जिसमें विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम हुआ है। ओके, सो ये हो गया स्टेम सेल्स में अगर डिफेक्ट होगा, तो पर्टिकुलरली एक ही डिजीज नहीं होता है, अगर स्टेम सेल्स में डिफेक्ट होगा तो बहुत सारे आपको
डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली एक सेल में डिफिशियंसी नहीं दिखाता है, बल्कि बहुत सारे सेल्स को वो डिफेक्ट करता है, और बहुत सारे इम्यून डिफिशियंसीज आपके बॉडी में डेवलप हो सकती है। ओके, अब उसके बाद हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक जाएंगे, दैट इज डिफेक्ट इन टी सेल्स। अगर टी सेल्स में डिफेक्ट होगा तो उसके वजह से भी इम्यूनो डिफिशियंसी डेवलप हो सकती है। तभी हम बात कर रहे हैं, मेनली प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसीज इंट्रिंसिक टू टी सेल रिजल्ट इन एबनॉर्मल टी सेल्स नंबर। जब टी सेल्स के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, या जो टी सेल्स से जो फॉर एग्जांपल आपके टी सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या आपके टी सेल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे, मैच्योर नहीं हो रहे हैं, या टी सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे मेनली कुछ डिजीज डेवलप होते हैं जो मेनली टी सेल्स के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी इंट्रिंसिक टू टी सेल रिजल्ट इन एब्नॉर्मल टी सेल। तो अगर हम टी सेल्स की बात करेंगे, जो प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी जो टी सेल्स के साथ रिलेटेड है, तो अगर टी सेल्स डिफेक्टेड होगा तो जो टी सेल्स है वो क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, उनका नंबर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, एंड और फंक्शन, ठीक है, उनका फंक्शन भी क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे टी सेल्स डिफेक्ट हैं जो एबनॉर्मलिटीज कॉज करते हैं इन बी सेल नंबर एंड इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो अगर टी सेल्स डिफेक्टेड होगा तो हमने ऑलरेडी कहा कि वो बी सेल्स को भी डिफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए हमको टी सेल चाहिए। अगर टी सेल एबनॉर्मल होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी सेल्स भी क्या होंगे, उनका नंबर भी कम होगा, और अगर बी सेल्स का नंबर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, वो एबनॉर्मल होगा। और मेनली कौन सा एंटीबॉडी, दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी जी, या इम्यूनोग्लोबिन जी, बिकॉज टी सेल हेल्प इन रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट बी सेल फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि टी सेल्स बी सेल्स को हेल्प करता है एक्टिवेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिंड्रोम्स या कुछ डिजीज बताए हैं जो मेनली टी सेल्स के डिफिशियंसी से होता है। तो पहला है दैट इज डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम थाइमिक हाइपोप्लेशिया बोलते हैं। तो ये मेनली क्या क्यों होता है, जब जो थाइमस है, जो एम्ब्रियोनिक थाइमस है, वो अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो तो इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ थाइमस, ठीक है। तो जो थाइमस अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, जो एम्ब्रियो में अगर थाइमस प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, तो उसमें थाइमिक एपेलिशिया हाइपोप्लेशिया डेवलप हो सकता है मेनली। ओके, तो जो थाइमस है वो कहाँ, वो कौन से पार्ट से डेवलप होता है, थाइमस डेवलप होता है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस। तो इस तरीके से फेरेंजियल पाउचेस रहते हैं, आपको पता है। तो थर्ड और फोर्थ जो फेरेंजियल पाउच है, ये थर्ड और फोर्थ, इस थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस से ये जो थाइमस है वो थाइमस ग्लैंड फॉर्म होता है। और आपको पता है थाइमस ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टी सेल मैचुरेशन के लिए, क्योंकि टी सेल का मैचुरेशन, टी सेल क्लोन फॉर्मेशन और क्लोनर एनर्जी भी कहाँ पे होता है, इसी में होता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सिलेक्शन भी थाइमस में होता है। तो जो भी एजुकेशन टी सेल्स को मिलता है कि वो हमारे खुद के सेल्स के साथ इंटरेक्ट ना करें और जो फॉरेन सेल्स के साथ इंटरेक्ट करे, तो वो, और जो रिसेप्टर्स है उनके ऊपर CD8 CD4 ये सब कहाँ पे होता है, वो सब थाइमस में होता है। मीन्स ओवरऑल जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है। तो अगर थाइमस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या करता है, इट इनहिबिट्स और प्रिवेंट डेवलपमेंट एंड थाइमिक एजुकेशन ऑफ टी सेल। तो जो टी सेल्स है उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, और जो थाइमिक एजुकेशन है, जो थाइमस में उसको एजुकेशन मिलती है कि आपको इस सेल के साथ रिएक्ट करना है, हमारे खुद के सेल के साथ रिएक्ट नहीं करना है, तो वो एजुकेशन से वो मरहूम रहता है। ओके, महरूम रहता है। ओके, सो द सिंड्रोम में इंक्लूड माल फॉर्मेशन ऑफ आरोटा। तो जो इस डी जॉर्ज सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, सिंड्रोम इसलिए हमने कहा क्योंकि इसके बहुत सारे symptoms है। ओके, सो malformation of aorta, phase and jaw and the parathyroid gland, that is hypoparathyroidism इसमें हो सकता है, ठीक है। जो अरोटा है उसमें malformations होंगे, जो फेस और जॉ है उसमें आपको malformation देखने को मिलेगा, और जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है उसमें भी आपको malformation देखने को मिलेगा। मीन्स जो हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होंगे, पैराथायराइड हार्मोन्स, तो जिससे हाइपोपैराथायराइडिज्म वहां पे डेवलप हो जाएगा। ओके, सो डिलीशन इन क्रोमोसोम 22 फ्रीक्वेंटली सी। तो जो डिजॉर्ज सिंड्रोम है उसमें उसका जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो मेनली 22 क्रोमोसोम्स में
या क्रोमोसोम नंबर 22 में डिलीशंस देखे गए। ओके, सो इंक्रीज, तो इसमें डिजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो जो डिजॉर्ज सिंड्रोम जिसको हुआ है, तो दे आर वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। ओके, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिटल थाइमस टिश्यू कैन रिस्टोर द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो अगर हम एक फिटल का थाइमस ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ये जो टी सेल्स है वो थाइमस में जाके डेवलप हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, और जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मेन क्या रीजन है डिजॉर्ज सिंड्रोम का? अगर थाइमस नहीं होगा वहां पे। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज द CD3 डिफिशियंसी। तो ये एक टी सेल रिसेप्टर है। तो defects in CD protein with variable effect on T cell function increase susceptibility to infection। तो जो रिसेप्टर्स हैं CD3, अगर उन प्रोटीन्स में क्या होगा, डिफेक्ट होगा, तो उससे क्या होता है, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे टी सेल्स फंक्शन पे। ठीक है, और साथ साथ में अगर टी सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो जो पर्सन है विच इज सफरिंग फ्रॉम CD3 डिफिशियंसी, तो दे आर वेरी ससेप्टेबल, या दे शो इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट इन्फेक्शन। ओके, तो ये प्रोटीन क्या होगा, ये बन नहीं पाएगा। ओके, विच इज ए रिसेप्टर ऑफ टी सेल्स। ओके, देन तीसरा से थर्ड है, दैट इज MHC क्लास सेकंड डिफिशियंसी। ठीक है, तो आपको पता है जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, किसको? टी सेल्स को। अगर हम MHC क्लास सेकंड की बात करेंगे, तो मेनली वो टी हेल्पर सेल्स को, जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसको प्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर ये MHC क्लास सेकंड डिफिशियंसी होगी, तो क्या होता है, जो बेयर लिम्फोसाइट्स हैं, जो सिंड्रोम है, वो यहाँ से रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू द फेलियर टू एक्सप्रेस HLA मॉलिक्यूल, दैट इज अ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो मेनली जो MHC से क्लास सेकंड डिफिशियंसी कैसे डेवलप होगी, जब ये HLA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो HLA से ही क्या बनता है आपका, जो MHC क्लास सेकंड है वो फॉर्म होता है, जो अल्फा चेन ऐसे हमने बनाया था इस तरीके से, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू। तो ये जो चेन है वो किससे बनता है? ये आपको पता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन से बनता है। ओके, सो CD4 T cell, that is a T helper cell, number decreases with defective intracellular signaling। क्योंकि जब MHC क्लास ही नहीं होगा, तो MHC क्लास एंटीजन प्रेजेंट करता है किसको? CD4 को। जब CD4 को एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनका लेवल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। ठीक है, विद डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, क्यों? वहां पे प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाता, क्योंकि जब जो ये HLA है वो जब एंटीजन दिखाता है, किसको एंटीजन प्रेजेंट करता है, इस CD4 सेल को या टी हेल्पर सेल्स को, तो वो टी हेल्पर सेल क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट डिफरेंशिएट इनटू TH1 एंड TH2। ओके, जब ये MHC मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं है, तो टी सेल्स का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ओके, एंड इम्यूनोग्लोबिन जी लेवल डिक्रीज ड्यू टू डिफेक्टिव टी सेल हेल्प। तो जब टी हेल्पर सेल डिफेक्टिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा था कि टी हेल्पर सेल मेनली क्या करता है, टी हेल्पर सेल मेनली बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो जब बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उनका लेवल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे टी सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस डिफिशियंसी। ये एक दूसरा एंजाइम है जो मेनली किसमें पार्टिसिपेट करता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो इसमें इस प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज जो डिफिशियंसी, इसमें जो एंजाइम है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, उसकी कमी रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो उससे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तो टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स वहाँ पे फॉर्म होगा, दैट आर पर्टिकुलरली डैमेजिंग टू न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। जो मेनली जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसके लिए क्या है, हार्मफुल है, और साथ साथ में जो टी सेल्स है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो उससे क्या होता है, जब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होंगे, तो ये प्रोडक्ट मेनली causes the
injury causes destruction of the lymphoid tissues, thymus है, tonsils है, lymph nodes है, and spleens are depleted. तो जो ये मॉलिक्यूल, जो ये जगह हैं या जो भी ये टिश्यूज है, लिम्फाइड टिश्यूज है, वो क्या हो जाते हैं, वो डिप्लीट या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, सो पैराडॉक्सिकली इवन दो चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन आर मार्क्ड इम्यूनोडेफिशिएंट, ऑटोइम्यून डिजीज इज ए कॉमन इन दीज पेशेंट. तो जो चिल्ड्रंस है विद दिस कंडीशन आर मार्क्ड इम्यूनोडेफिशिएंट, तो उनको इम्यूनोडेफिशिएंट कहा जाता है, और इनमें मेनली ऑटो इम्यून डिजीज इनमें डेवलप होता है. ठीक है, एक्चुअली इनमें इम्यून डिफिशियंसी है, स्टिल उन पेशेंट्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में इनको इंक्लूड करते हैं. ओके, सो द टी सेल्स आर मोर ससेप्टेबल देन बी सेल्स. तो मेनली जो टी सेल्स है, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस मेटाबोलाइट्स, to accumulated toxic metabolites, and T cells number decreases over decline over time. तो जैसे जैसे ये मेटाबोलाइट्स स्टोर होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वैसे वैसे जो बी सेल्स, टी सेल्स है, उनका जो लेवल है या नंबर है वो डिक्रीज या डिक्लाइन होता जाएगा. ओके, सो अगर बी टी सेल्स डिक्लाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली टी सेल्स क्या करेगा, बी सेल्स पे इफेक्ट करेगा. तो बी सेल्स अगर डिफेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली जो इम्यूनोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो हम जो सीरम, सॉरी ट्रीट नहीं, तो ये जो पर्सन है दैट इज, जिसको ये सिंड्रोम होता है या डिफिशियंसी होती है, तो दे आर वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. ओके, एंड हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, जब लो सीरम होगा, सीरम यूरिक एसिड होगा, तो अगर उसका जो सीरम यूरिक एसिड है वो बहुत लो है, तो हम डायग्नाइज कर सकते हैं कि उसमें ये जो डिजीज है दैट इज द प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डिफिशियंसी, वो इसमें डेवलप हुआ है. ओके, तो जो एंजाइम है दैट इज कौन सा, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज. तो ये क्या करता है, ये एंजाइम जो प्यूरिन है उसको मेनली डिग्रेड करता है किसमें, हाइपोजेंथिन और यूरिक एसिड पे. तो जब ये हाइपोजेंथिन और यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, तो ऑब्वियस ये बात है, जो यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कम हो जाएगा. जब ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसको ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डिफिशियंसी उसमें हो सकती है, मे बी. ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द टैप डिफिशियंसी. तो आपको पता है जो ये टैप है, इट्स एन ट्रांसपोर्टर. जो मैंने हमने एमएससी क्लास, जब हमने एमएससी पढ़ा था उसमें हमने देखा होगा, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस कंडीशन डिफेक्ट्स इन ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रेजेंटेशन टीएपी सिस्टम impair the loading of peptide fragments into the nascent MHC class 1 molecule in all nucleated cell. तो जब ये टैप डिफिशिएंट होगा, तो टैप आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. टैप हमने पढ़ा है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टैप रहता है. इस टैप के थ्रू जो पेप्टाइड्स है वो अंदर आते हैं, और एमएचसी मॉलिक्यूल 1 पे ये जो पेप्टाइड्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है. तो अगर टैप में डिफिशियंसी होगी, तो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल्स पे जो ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है वो अटैच नहीं हो पाते हैं. जब ये अटैच नहीं होगा, तो जो एंटीजन, जो एमएचसी मॉलिक्यूल है वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर पाता है. मेनली जो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल है, आपको पता है जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है वो प्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब ये है, अगर टैप डिफेक्टेड होगा, तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल को पे एंटीजन अटैच करके उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जिससे क्या होता है, as a result the number of MHC class 1 molecule that successfully reach the cell surface is reduced, increased susceptibility to infection. तो उसका मतलब ये है कि MHC मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं होगा. ठीक है, अगर एक्सप्रेस होंगे तो बहुत ही कम एक्सप्रेस होगा, और उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होंगे. और ये जो पर्सन है जिसमें ये टैप डिफिशियंसी है, तो ये भी बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए क्या है, वो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी शो करता है. ओके, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द ZEP70 deficiency. So in this condition there is mutation in the T cell tyrosine kinase ZEP70. ठीक है, तो इस ZEP70 डिफिशियंसी में जो टायरोसिन काइनेस है, कौन सा टी सेल का, दैट इज द ZEP70, उसका क्या होता है, उसमें म्यूटेशन होता है. ओके, which transduces the signal transmitted through the TCR resulting in a defective signaling from TCR. ठीक है, तो मेनली
ये जो टायरोसिन काइनेज क्या करता है, टायरोसिन काइनेज आपको पता है टी सेल्स के ऊपर क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं जिनको हम टीसीआर बोलते हैं, चाहे CD8 हो या CD4 हो। तो इस टीसीआर से सिग्नल आपके सेल के अंदर पहुंचता है, ठीक है, एक कास्केड के थ्रू। तो उस कास्केड में अगर ये जो टायरोसिन काइनेज है, ये जो एंजाइम है, अगर वो डिफिशिएंट होगा तो जो ये कास्केट है वो कहीं पे रुक जाता है, ठीक है, या जो मेटाबॉलिज्म है या जो मैकेनिज्म है, जो सेल सिग्नलिंग प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। ओके, सो CD8 T cells absent, CD4 T cell present in normal number but non functional, ठीक है। तो जब ये सिग्नलिंग यहाँ पे नहीं पहुंचता है तो क्या होगा, तो जो टी सेल्स है, मेनली टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, उनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो ये होते ही नहीं है। ओके, देन जो CD4 है या टी हेल्पर सेल्स है, तो वो प्रेजेंट, उनका जो नंबर है वो नॉर्मल होता है बट दे आर नॉन फंक्शनल। तो मीन्स ये जो ZEP70 डिफिशियंसी होगी तो मेनली जो आपके टी सेल्स है वो डिफेक्टेड होंगे। तो जब टी सेल डिफेक्टेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर से बी सेल इफेक्टेड होगा। जब बी सेल इफेक्टेड होगा तो इम्यूनोग्लोबिन नहीं होंगे। तो दिस दैट पर्सन इज आल्सो हाईली ससेप्टेबल टू रिकरेंट सिवियर इन्फेक्शन। तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो रिकरेंट एक बार उसके बॉडी में आ चुके हैं, उन इन्फेक्शन के लिए वो जो पर्सन है दैट इज अगेन ससेप्टेबल। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द क्रोनिक म्यूकोक्यूटिनस कैंडिडियासिस। तो इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन देयर इज सिलेक्टिव डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ टी सेल्स एंड अफेक्ट्स बोथ सेक्सेस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देयर इज अ सिलेक्टिव डिफेक्ट in the functioning of T cells and affects both sexes, particularly children. Patients will have normal cell-mediated immunity to microorganisms other than Candida and normal humoral immune response to all microorganisms including Candida, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्रॉनिक म्यूकोक्यूटिनस कैंडिडेट्स में, ठीक है, तो इसमें सिलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ टी सेल्स क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सिलेक्टिव जो फंक्शनिंग है टी सेल्स में उस पर डिफेक्ट होगा। तो अगर टी सेल्स एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो फंक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मेनली जो बोथ सेक्स है उनमें प्रॉपरली इफेक्ट करेगा, तो दैट इज ए ऑटोसोमल हो सकता है मे बी। ओके, और मेनली पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में ज्यादा इफेक्ट होता है। तो जो पेशेंट्स है तो उनमें जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट जो दूसरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द कैंडिडा, उसके लिए दे आर वेरी ससेप्टेबल। ओके, तो इसके अगेंस्ट जो हमारा टी सेल्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो हमारा नॉर्मल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। जो इम्यूनोग्लोबिन से वो प्रोड्यूस होंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, आते हैं, एंटर होते हैं, चाहे वो इम्यूनोग्लोबिन जी हो, ए हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उन सब के लिए इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में दिखाएगा। बट जो कैंडिडा है, जो ये माइक्रोब है, तो उसके अगेंस्ट ना तो सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी शो होगा, ना तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे शो होगा। ओके, सो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड बाय ट्रांसफर फैक्टर थेरेपी अलोंग विथ एम्फो टेरिसिन बी इज इफेक्टिव। अगर हम उसको जो जो फैक्टर है, वो जो ट्रांसफर फैक्टर थेरेपी है, अगर वो हम करेंगे और उसके साथ साथ जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको अगर हम इंजेक्ट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर दिस क्रॉनिक म्यूकोक्यूटिनस कैंडिडियासिस। ओके, तो इसमें क्या है, टी सेल्स भी नॉर्मल है और बी सेल्स भी नॉर्मल है, बट नॉर्मल दूसरे माइक्रोब्स के लिए एक्सेप्ट द कैंडिडा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक म्यूकोक्यूटिनस कैंडिडियासिस। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन बी सेल्स या इम्यूनो डेफिशिएंसी ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द बी सेल्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।